आज अपन देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम एफ बी डी। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, ऑब्जेक्ट का या मास का ऐसा डायग्राम जिस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सभी फोर्स को डिनोट किया गया हो, कंप्लीट फोर्सेज और जो वर्क हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सबको क्या करना है, उसमें एक्सप्रेस करना है। ठीक है, ऐसा रिप्रेजेंट करने वाला डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम इज ए डायग्राम showing a given body free body diagram is a diagram showing a given body or object as a object as a point and the various forces acting on it। ठीक है, एफबीडी जो डायग्राम, एफबीडी क्या है, एक डायग्राम है जो शोइंग ए गिवन बॉडी, किसका डायग्राम, जो एक बॉडी को शो करता है। ठीक है, एज ए पॉइंट के फॉर्म में शो करता है एंड देयर वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन, और उसके ऊपर जितने फोर्स लग रहे हैं उनको ये क्या करता है, शो करता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एफबीडी। एफबीडी से मैकेनिज्म की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। जिसको एफबीडी बनाना आता है उसको मैक्सिमम प्रॉब्लम सोल्व करना आ जाता है। देखिए एफबीडी बनाने के रूल्स क्या है। सबसे पहले देखिए एफबीडी, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ड्रॉ ए डायग्राम, सबसे पहले डायग्राम बनाइए। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम गिवन है उस प्रॉब्लम को क्या बनाइए, डायग्राम बनाइए ऑफ है प्रॉब्लम। ठीक है, सेकंड देखिए, उस पर क्या कीजिए, मार्क ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्स लगे हुए हैं उन सबको क्या कीजिए, मार्क कीजिए। ठीक है, क्लियर। फिर क्या बनाइए, राइट द इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट द इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड solve unknown parameter, सबसे पहले डायग्राम बनाइए, फिर उस डायग्राम में जितने फोर्स लग रहे हैं उन सबको मार्क कीजिए और उनकी हेल्प से क्या बनाइए, फिर इक्वेशंस बनाकर जो भी अननोन क्वांटिटी उसको क्या करिए, फाइंड कीजिए, जो भी अननोन पैरामीटर उसको क्या करिए, फाइंड करिए। देखिए मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से बताता हूँ। मान लीजिए ये कोई टेबल है, ठीक है, इस पर यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए, जिसका मास कितना है, m1। कितना है इसका मास, m1 है। ठीक है, ये एक यहाँ रस्सी से बंधा हुआ है, यहाँ पर पुली लगी हुई है, ये रस्सी इस पुली से यहाँ अटैच है। ठीक है, और एक मास यहाँ है, इस रस्सी से लटका हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है बी और इसका मास है
m2। क्लियर। अब अपने को क्या करना है, इसमें टेंशन फाइंड करनी है कि रस्सी में टेंशन कितनी होगी और ये जो मास है वो किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ठीक है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा, बस ये ऐसे लटके हुए हैं। ठीक है, अब अपने पता है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, नीचे। ये ऑब्जेक्ट जाएगा नीचे, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो अब सबसे पहले अपन इसे क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर सबसे पहले डायग्राम, सबसे पहली बात थी इसका मास m1 है। इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानिए, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया मैंने। इसके नीचे क्या लग रहा है, इसका वेट हमेशा किधर लगता है, नीचे। ये हो गया m1g। ठीक है, जब ये मास इस टेबल पे फोर्स लगा रहा है, तब टेबल भी किस पे लगाएगी, इस पे फोर्स लगाएगी। जस्ट इसके अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या होगा ये, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये अपने मास के कारण वेट लगा रहा है नीचे, तो ये टेबल भी इसके ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। कहाँ लगाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गए। अब अच्छा, ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो रस्सी में टेंशन, ये टेंशन। ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। क्या हो गया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अभी अपन फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन क्योंकि अभी पढ़ा ही नहीं, और फ्रिक्शन के लिए अपने को बोला भी नहीं है। जब फ्रिक्शन लगेगा तो फ्रिक्शन को कंसिडर करेंगे, अभी फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये इसके लगी टेंशन, ये इसका हो गया फ्री बॉडी। अब इसका बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए सबसे पहले इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानिए, ये हो गया इसका वेट m2g। क्लियर। अब देखिए इसके अपोजिट इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स था, वो इसमें क्या हो गया, टेंशन हो गया। क्या हो गया, टेंशन, क्योंकि रुक तो रहा है नहीं कहीं पर, ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो रस्सी खींच रही है, रस्सी में तनाव हो, टेंशन क्या हो गया, टी। ये इसका क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, अब देखिए दोनों ही ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहे हैं, नीचे, तो एक्सीलरेशन कितना हुआ, ए। कितना एक्सीलरेशन हुआ, ए। क्या हो गया, एक्सीलरेशन किधर, नीचे की ओर। तो जितने एक्सीलरेशन से ये नीचे जाएगी, उतने एक्सीलरेशन से ये भी इधर आएगी, क्योंकि रस्सी तो एक ही है ना। अपन क्या बना लिया, अब बनाए इक्वेशन। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर। अब अपन इक्वेशन बनाते हैं। देखिए सबसे पहले इसका नेट फोर्स इधर है, F इक्वल्स टू m1a होता है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। और ये काम कौन कर रहा है, टेंशन। तो T इक्वल्स टू क्या हो गया, m1a। T इक्वल्स टू क्या हो गया, m1a। क्लियर। सेकंड, अब देखिए ये कहाँ जा रहा है, नीचे। ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। अच्छा ओके, ये तो हो गई ऊपर वाले से। अब अपन नीचे वाले की बात करते हैं। नीचे वाले में देखो वेट किधर लग रहा है, नीचे। फोर्स भी किधर लग रहा है, नीचे। ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, नीचे। अच्छा, जिसको रोक कौन रहा है, ये, और जा किस कारण रहा है, इसके कारण। तो नेट कितना लगेगा, इसमें से m2g माइनस टी, इतना ही तो लगेगा। समझिए, मान लो किसी के आप 50 रुपये मांगते हैं और कोई आपके 20 रुपीज़ मांगता है, तो नेट कितने मांगता है, 30। समझ में आई बात। किसी के आप 50 रुपये मांगते हैं, वो आपके 20 रुपये मांगता है। जब इसका हिसाब करेंगे तो एक्चुअल में आप कितना मांगेंगे, 30। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, नीचे। नीचे कितना फोर्स लग रहा है, m2g। ऊपर कितना लग रहा है, t। तो एक्चुअल में आप कितने से जाएंगे, इससे जाएंगे। क्लियर।
तो ये हो गई नीचे वाले की इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गई दूसरे की इक्वेशन। अच्छा, अब देखिए जो ये F था इसका, वो F कितना हो गया, M2A, M2A, क्योंकि इसका जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो गया, M2A, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसका क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम। साफ कर दूं मैं इसको। अब आगे देखिए, यहाँ मैं लिख दूं M2A, यहाँ पर M2A इक्वल्स टू M2G माइनस टी, G माइनस टी। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। टी की वैल्यू कितनी थी, M1A, तो M2A ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस टी M2G। ये देखिए M2A प्लस M1A इक्वल्स टू M2G, ए कॉमन आ गया, तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया, M1 प्लस M2 इक्वल्स टू M2G, M2G। तो एक्सीलरेशन कितना हुआ, M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। समझ में आ गई बात। यानी कि ये ऑब्जेक्ट इस एक्सीलरेशन से क्या करेंगे, नीचे की ओर मूव करेंगे। क्लियर। अब ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला यहाँ रख दे तो टेंशन कितना आ जाएगा, T इक्वल्स टू आ गया M1 M2 और ये हो गया G अपॉन M1 प्लस M2। ये क्या आ गया, टेंशन का फॉर्मूला। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। फिर देखेंगे कि ये मूव किधर कर रहा है। इक्वेशन, जैसे मैंने कहा था इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे तो मोशन इधर हो रहा है, तो यहाँ मोशन का काम हो रहा है टेंशन, F इक्वल्स टू एम ए होता है, तो T इक्वल्स टू क्या हो गया, M1A। यहाँ देखिए मोशन किसके कारण रहा है, इनके कारण हो रहा है। किधर लग रहा है, इधर। फोर्स क्या होगा, M2A, यहाँ फोर्स क्या होगा, M2A। क्लियर। अब ये कितना होगा, फोर्स M2G माइनस टी। इनको सोल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला आ गया एक्सीलरेशन का और ये फॉर्मूला आ गया टेंशन का। ठीक है, तो ये था फ्री बॉडी डायग्राम, उसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए, चौक ले लेते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस ऐसे होते हैं जो एक ही पॉइंट से कई सारे फोर्स जो एक, जिनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो एक ही, उसे क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट फोर्सेस। देखिए कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं, ऐसे फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, एक ही पॉइंट हो, जो एक ही पॉइंट से क्या हो या कॉमन पॉइंट से क्या हो लाइन ऑफ एक्शन। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट था, एक फोर्स लग रहा है ऐसे, एक फोर्स लग रहा है ऐसे, एक फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर। तो ये सारे फोर्सेज एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्करेंट फोर्सेस होंगे। यानी ऐसे फोर्सेज जिनका पॉइंट क्या हो, एक ही हो, जो एक ही पॉइंट पे उनका क्या हो, लाइन ऑफ एक्शन हो, उन्हें क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है। अब कॉन्करेंट फोर्सेस में क्या होता है, अब मैं कहूँ कि इस पॉइंट पे ये फोर्स लग रहे हैं, तो इन सभी फोर्सेस का टोटल कितना होगा, तो टोटल फोर्स होगा इन सब के वेक्टर सम के इक्वल। अपने वेक्टर सम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वेक्टर सम पढ़ा था अपन ने। ये वेक्टर सम और वेक्टर सम में क्या होता है, डिफरेंस होता है। वेक्टर सम में दो का फॉर्मूला होता है, R इक्वल्स टू रूट a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा।
इसमें थीटा क्या था, दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच में एंगल है वो, ठीक है। तो इस पॉइंट पर नेट फोर्स कितना लगेगा वो अपन इन सब का वेक्टर सम करके निकालेंगे, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स। अब देखिए, अगर एक पॉइंट पर फोर्स लग रहे हैं बहुत सारे और फिर भी ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं कर रहा या जिस कंडीशन में पहले था उसी कंडीशन में बाद में रहता है, तो उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। मान लीजिए एक पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे पहले कोई फोर्स नहीं लग रहा था, यही था, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इस पे ऊपर दो फोर्स लगा देता हूँ, एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे। अभी भी अगर ये ऑब्जेक्ट यहीं रहता है, इसमें कोई मूव नहीं होता है, तो इसका मीन ये है कि ये दोनों नहीं लग रहे तब भी यहीं था, लग रहे तब भी यहीं है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 0 होगा। और इस कंडीशन को बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर एक ऑब्जेक्ट पर कई सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, फिर भी ऑब्जेक्ट पहले वाली कंडीशन में ही है, यानी कि अगर जिस कंडीशन में मूव कर रहा था उसी कंडीशन मूव करता है, या रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहता है, तो उस पॉइंट पर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम कितना होगा, 0 होगा। मान लीजिए एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, फिर भी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या जिस कंडीशन में था उसी में रहता है, तो इसका मीन ये है कि ये सब किसी काम के नहीं हैं, इन सब का सम कितना होगा, 0 होगा। इन सब का टोटल कितना होगा, 0 होगा। क्लियर? ये होता है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। अब एक साइंटिस्ट थे लामी, क्या थे, लामी। लामी साइंटिस्ट ने ये कहा, लामी साइंटिस्ट का नाम था लामी, तो इन्होंने लामी थ्योरम दी। लामी जी ने ये कहा कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, कैसे भी लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं, एक ही। फिर भी अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम का मीन ये है कि इन तीनों का सम कितना है, 0 है, ठीक है। अगर एक पॉइंट पे 3 फोर्स, केवल 3 फोर्स के लिए बताया था लामी ने, समझ में आ गई। एक पॉइंट पे अगर 3 फोर्स लग रहे हैं फिर भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, तो देखिए मान लीजिए ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा और ये एंगल है गामा, ठीक है। तो ये कहा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्स लग रहे हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस लग रहे हैं और ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, तो ये कंडीशन भी फुलफिल होगी। फोर्स, ठीक है, और साइन अल्फा, F2 साइन बीटा, F3 साइन गामा, F3 साइन गामा, ये भी कंडीशन फुलफिल होगी। कैसे होगी, फोर्स और रिमेनिंग दो फोर्स के बीच का एंगल, फोर्स और रिमेनिंग दो फोर्स के बीच के एंगल का साइन का रेशियो इक्वल होगा फोर्स, दूसरे फोर्स और रिमेनिंग 2 फोर्सेस के बीच के एंगल का साइन इक्वल होगा थर्ड फोर्स और रिमेनिंग 2 फोर्सेस के बीच का एंगल। इन सब का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। F1 इसके सामने का एंगल का साइन, साइन अल्फा का रेशियो इक्वल होगा F2 इसके सामने के एंगल बीटा का साइन बीटा का रेशियो इक्वल होगा F3 और ये साइन गामा। कब होगा, जब 3 फोर्सेस लगे हुए हों और तीनों क्या हो, इक्विलिब्रियम में हों, तब ये कंडीशन लगेगी। अब इसको लगाने से इससे का क्या काम है, देखिए इससे अपन जो अननोन पैरामीटर हैं वो अपन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे फाइंड करते हैं, इक्वेशन की हेल्प से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये कोई रिजिड सरफेस है,
ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। और ये जो मास है वो कितना है, W है 20 न्यूटन, W 20 न्यूटन, ठीक है। ये क्लियर। तो अब ये कह रहा है कि इस रस्सी में जो टेंशन होगी, क्या होगी, रस्सी में टेंशन होगी T1 एंड T2, T1 एंड T2, और इस रस्सी में क्या होगी, T3 होगी। इन तीनों की वैल्यू फाइंड करो। क्वेश्चन साइज समझ में आ गया होगा। ये एंगल 30 है, ये एक रस्सी है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एक रस्सी है, और इन दोनों का जहाँ पॉइंट मिल रहा है वहाँ से एक रस्सी बांधकर मैंने ये मास लटका दिया। इस मास के कारण जो वेट लग रहा है वो कितना हो गया, 20 न्यूटन। तो अब क्वेश्चन ये है कि इन तीनों की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। करें, देखिए सबसे पहले T3 पे वेट लग रहा है किसी कारण, इसके कारण, इस वेट के कारण ये T3 क्या है, खिंच रहा है, सीधी सी बात यही है। तो T3 की वैल्यू कितनी हो गई, T3 की वैल्यू हो गई 20 न्यूटन, सीधी सी बात है। क्लियर मामला, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो T3 की वैल्यू कितनी हो गई, T3 हो गया 20 न्यूटन, T3 का तो काम खत्म। अब मैंने अभी कहा था कि लामी थ्योरम में ये मान लीजिए F1, ये हो गया F2, ये हो गया F3, ये एंगल हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, और ये हो गया गामा, ठीक। अब एंगल फाइंड कर, देखिए ये हमेशा परपेंडिकुलर लगता है नीचे की ओर, तो मैंने यहाँ बना दी लाइन। बताओ ये एंगल कितना हुआ, 90, ये एंगल भी कितना हुआ, 90। अगर ये 30 है तो ये भी कितना हुआ, 30, ये 60 है तो ये कितना हुआ, 60, तो ये टोटल कितना हुआ, 120, और ये टोटल कितना हुआ, 150। हो गया क्लियर। 120 और 150 हो गए 270, तो ये कितना हो गया, 90। क्लियर। अब देखिए ये F1 मान ले तो ये क्या हो गया, अल्फ़ा, ये बीटा, और ये गामा। अब देखिए T1 अपॉन साइन 120 लामी थ्योरम से, T2 अपॉन साइन 150, T3 अपॉन साइन 90। क्लियर। अब अपने को T3 की वैल्यू पता है, साइन 91 होता है। पहले इन दोनों को ले लें, देखिए T1 अपॉन साइन 120 इक्वल्स टू T3 कितना है, 20, साइन 90 कितना होता है, 1, तो T1 इक्वल्स टू कितना हो गया, साइन 20 इंटू साइन 120। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। T1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 20 √3/2, यानी T1 कितना हो गया, 10√3 न्यूटन, यानी कि 17.32 न्यूटन। ये किसकी वैल्यू हो गई, T1 की। अब T2 की वैल्यू देखिए, $120, ठीक है। अब देखिए T2 की वैल्यू, T2 अपॉन साइन 150। अब इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को, T2 अपॉन साइन 150, T3 अपॉन साइन 90। T3 कितना है, 20, साइन 90 कितना होता है, 1, तो T2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 20 साइन 150। साइन 150, साइन 150 कितना होगा, 1/2, 2 इंटू 1/2, T2 कितना हो गया, 10 न्यूटन। आगे तीनों फोर्सेस की वैल्यू T1, T2 और T3। तो ये होता है फ्री बॉडी डायग्राम। और देखो अभी यहाँ पर भी अपने फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाया, फिर सोल्व किया, इक्वेशन सोल्व हो गई लामी थ्योरम का यूज़ करके। तो आज अपन ने देखा फ्री बॉडी डायग्राम और लामी थ्योरम। ओके, थैंक यू।